देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने प्लासी और बक्सर, लास्ट लेक्चर में आप देखेंगे तो प्लासी और बक्सर के माध्यम से किस प्रकार से उन्होंने उड़ीसा, बंगाल और बिहार की दीवानी ले ली थी। दीवानी लेने का ही अर्थ ये था कि उनका कब्जा हो गया था कहाँ पर, बंगाल में। और रही सही कसर उन्होंने द्वैध शासन यानी अराजकता का माहौल बना करके द्वैध शासन द्वारा बंगाल को खूब लूटा खसोटा। अब उन्होंने देखा कि अब कौन से राज्य पर हम अधिकार कर सकते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष। इत्मीनान से पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष। आंग्ल मैसूर संघर्ष का मतलब है कि आंग्ल मतलब अंग्रेज, मैसूर मतलब मैसूर राज्य और संघर्ष मतलब युद्ध। तो अंग्रेजों और मैसूर का राजा था हैदर अली और उसका पुत्र था टीपू सुल्तान। इन दोनों के बीच में युद्ध होते हैं और इन दोनों के युद्धों के माध्यम से इन दोनों में युद्ध होते हैं और युद्ध जो होते हैं वो 4 युद्ध होते हैं, हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान। और उन चारों युद्धों को हमें पढ़ना है क्योंकि प्रश्न जो परीक्षक पूछता है वो इन चारों युद्धों के मध्य से ही निकाल करके लाता है। लेकिन उससे पहले हमें याद करने का एक तरीका हो। कौन कहता है कि इतिहास रटने का विषय है? इतिहास एक कंसेप्ट है, इतिहास हमें समझना पड़ता है और समझेंगे हम कैसे, स्टोरी वाइज। तो आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से हम कहानी नुमा इस चारों आंग्ल मैसूरों को याद करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम 2 आंग्ल मैसूर पढ़ेंगे। हैदर अली, मैसूर की राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, हैदर अली कहाँ से आया, और 2 आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगी उसमें टीपू सुल्तान और टीपू सुल्तान के बाद में 2 आंग्ल मैसूर युद्ध जो टीपू सुल्तान ने किए थे। अच्छा, इसके बाद में हम आते हैं कि मैसूर जो राज्य था वो कैसे बना, यानी मैसूर की पृष्ठभूमि को देखते हैं। और मैसूर की पृष्ठभूमि को देखते ही हम एक भारत का यहाँ मानचित्र बना लेते हैं क्योंकि मानचित्र से अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाता है। अब चलते हैं, ये देखिए भारत का मानचित्र मैंने दक्षिण वाला बना दिया है। अब यहाँ जो भारत का मानचित्र है इसमें 2 बड़ी शक्तियां हुआ करती थीं मध्यकालीन भारत में। जब आप पढ़ेंगे तो एक था बहमनी राज्य। कौन सा? बहमनी राज्य। और एक था कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। यानी बहमनी राज्य ऐसा माना जाता है कि ये मुस्लिम इलाका था, यानी मुस्लिम बहुल इलाका था, और ये जो था वो हिंदू बहुल इलाका था। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। मुस्लिम बहुल इलाका और हिंदू बहुल इलाका। ये बहमनी राज्य जो था इसमें क्या होता है कि इसके कई भाग हो जाते हैं, जिसमें से गोलकुंडा, बीजापुर, इस प्रकार से बरार, इस प्रकार से 4-5 अलग अलग राज्यों की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, एक आप मध्यकालीन भारत में एक युद्ध सुनेंगे, उस युद्ध का नाम है तालीकोटा का युद्ध। ये हुआ था 1760 ईस्वी में। इस तालीकोटा के युद्ध में हुआ क्या था, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति, मैसूर राज्य की उत्पत्ति। मैसूर राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? अब 1760 में तालीकोटा का युद्ध होता है और तालीकोटा के युद्ध में बहमनी राज्य जो था वो विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर देता है। यानी बहमनी राज्य के बरार क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी के गोलकुंडा है, बीजापुर है और बहुत सारे यहां पर अलग छोटे छोटे राज्य बन गए थे, वो किस पर आक्रमण करते हैं? विजयनगर साम्राज्य पर। इतना क्लियर? और विजयनगर साम्राज्य भी कई भागों में विभाजित कर देते हैं, यानी इसका पतन कर देते हैं पूरे तरीके से। अब इसमें एक राज्य निकल करके आता है, सबसे शक्तिशाली राज्य जो बना वो बना था मैसूर, जो आज तक हम पढ़ते हैं। वो क्या बना था? मैसूर। इस मैसूर को पढ़ेंगे हम, यानी अब हमने समझा कि मैसूर बना कैसे था। ठीक,
इतनी बात हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे कि हैदर अली का जन्म कैसे हुआ और ये कहां से निकल करके आया है, यानी इसका जो उत्पत्ति थी, इतना बड़ा राजा कैसे बन गया हैदर अली। तो हम समझेंगे कि जो मैसूर था, मैसूर जब एक स्वतंत्र राज्य की तरह उभर करके आया तो इस पर वाड़ियार वंश का शासन चल रहा था। कौन से वंश का? वाड़ियार वंश का। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब मैसूर स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा तब उस समय किस वंश का शासन चल रहा था? वाड़ियार वंश का। और इस वंश में दो लोग बहुत प्रमुख थे। कौन कौन से? एक इसका सेनापति और एक इसका राजस्व मंत्री, यानी कह सकते हैं आज के परिवेश में एक रक्षा मंत्री और एक वित्त मंत्री, यानी कि सेनापति और राजस्व मंत्री। यानी पूरी वास्तविक जो सत्ता थी वो किन दो व्यक्तियों के पास में थी? एक तो सेनापति था और एक राजस्व मंत्री था। सेनापति का नाम क्या था? देवराज। और राजस्व मंत्री के नाम क्या था? नंदराज। लेट्स क्लियर। अब इन्हीं के दौरान एक व्यक्ति हुआ और एक मामूली सा सिपाही इस मैसूर राज्य का, वो था हैदर अली। अब ये न तो सेनापति है और न ही ये राजा है यहां का, मामूली सा एक छोटा सा तुच्छ सैनिक है, इतनी बड़ी सेना। लेकिन टैलेंट कहां छुपने वाला है? आप में भी बहुत सारे छात्रों में टैलेंट होगा और वो टैलेंट के माध्यम से ऊपर बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से हैदर अली से आपको सीखना चाहिए कि एक मामूली सा सिपाही अंत में जाकर के राजा बन जाता है। कहां का? मैसूर का। और मैसूर का हैदर अली राजा बन गया अंत में जाकर के, अपने कुशल नेतृत्व, अपनी क्षमता के आधार पर। अब इस वाले क्षेत्र में, बंगाल वाले क्षेत्र को पहले ही अपने अधीन कर लिया है। किसने? अंग्रेजों ने। अब हम समझेंगे कि किस प्रकार से और क्यों मैसूर पर ही वो आक्रमण करना चाह रहे थे अंग्रेज। अब समझ लीजिए। देखिए, इधर जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, इधर महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, इधर था कब्जा किसका? मराठों का। इधर आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है उस पर थे निजाम, और इधर वाला जो क्षेत्र था यह था मैसूर। और इधर वाला जो क्षेत्र था, थोड़ा सा जो आप भूगोल पढ़े होंगे तो आपने यहां पढ़ा होगा कि यह उत्तरी सरकार था, आज भी है उत्तरी सरकार तट के माध्यम से। ठीक है। अब देखिए, मैसूर ही क्यों चुना अंग्रेजों ने आक्रमण करने के लिए? देखिए, मराठे जो थे वो दक्षिण में सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती थी, लड़ाकू प्रजाति थी, देखते ही गोली मार दिया करते थे। मराठे जो थे सभी आसपास के राज्यों को जीत करके उनसे चौथ वसूलने का काम किया करते थे मराठे। अब देखिए, मराठे क्यों अंग्रेजों ने मराठों पर आक्रमण नहीं किया था, क्यों ही मैसूर को चुना, वो बता रहा हूं मैं। मराठे जो थे वो आसपास के राज्यों को जीत करके चौथ वसूलने का काम करते थे मराठे। अंग्रेजों को निजामों ने ये पहले ही उन्होंने जब बंगाल जीता तो उन्होंने पहले ही उत्तरी सरकार का जो दे दिया भाग। अब अंग्रेज क्या सोच रहे हैं कि हम निजाम पर तो हमें आक्रमण करने से कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही हमारे अगेंस्ट क्या कर रहा है, हथियार गिर रहा है। ठीक है साहब, इन्हें मिलता है मैसूर। अब मैसूर के भी कुछ कारण होंगे। पहले नंबर का कारण यही था कि यहाँ के यानी मैसूर के जंगलों में क्या पाए जाते थे? चंदन के वृक्ष पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? चंदन के वृक्ष पाए जाते थे। दूसरा कारण, यहां पर एक बंदरगाह था। अंग्रेज सोच रहे थे कि क्यों न इस बंदरगाह पर ही आक्रमण कर लिया जाए,
ताकि हमारा जो व्यापार था वो सुचारू रूप से चलता रहे। दैट्स क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब हैदर अली को भी लगा कि भाई मराठों से वो लड़ नहीं सकते हैं, इसे थोड़ा सा पूर्वानुमान हो गया, यानी टैलेंटेड व्यक्ति को, वो टैलेंटेड व्यक्ति जो होता है पहले की बात सोच लेता है। अब इसने क्या किया, मैसूर का राजा था हैदर अली, उसने डुंडीगल में, कहा डुंडीगल में, आधुनिक, मैसूर में ही एक स्थान है डुंडीगल, और डुंडीगल में आधुनिक शस्त्रागार बनाया। आधुनिक शस्त्रागार, और इसमें आधुनिक तरीके से शस्त्रों का निर्माण कराने का काम किया इसने। अब समस्या जब होती है, जब बंगाल से क्या मतलब अंग्रेज जो थे वो मैसूर पर आक्रमण करते हैं। इतनी बात हमने समझी। हमने अब तक क्या समझा, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। हमने समझा था कि मैसूर का जन्म कैसे हुआ, मैसूर बना कैसे। फिर हमने समझा कि हैदर अली वहां का राजा कैसे बना। फिर तीसरी बात हमने समझा कि अंग्रेजों ने मैसूर को ही क्यों चुना आक्रमण करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखिए एक बात समझिए आप कि जो मराठे थे ये और ये निजाम थे, इनका कोई अपना एक स्टैंडर्ड नहीं था, इनके कोई प्रिंसिपल्स नहीं थे, कोई सिद्धांत नहीं थे। यानी इनका जब मन होता था तब ये मैसूर का साथ देते थे। इन्हीं चारों युद्धों में बता रहा हूं, इनका जब मन होता था तब ये अंग्रेजों का साथ देते थे। यानी कभी निजाम और मराठे मैसूर के साथ तो कभी अंग्रेजों के साथ हुआ करते थे। इतनी बात समझ में आ गई। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ, यानी पहली बार ये दोनों शक्तियां यानी अंग्रेज और मैसूर आमने सामने आई, तो उसे इतिहास नाम देता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कभी कभी क्या क्वेश्चन, ये बहुत रेयर क्वेश्चन बहुत ज्यादातर केसों में पूछा जाता है, कौन सा, कि बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था। तो ये हुआ था 1767 से 1769 तक, यानी ये 2 साल चला, 1767 से 1769 तक। मैसूर की तरफ से किसने नेतृत्व किया, हैदर अली ने किया। अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों ने नेतृत्व किया। ठीक, अब इस युद्ध में क्या होता है कि जो मराठे और निजाम थे दोनों अंग्रेजों के साथ थे। मैंने बताया था कि ये कभी किधर भी जाएंगे कभी किधर भी। मराठे और निजाम दोनों अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन एंड में आते आते निजामों ने अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया, अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया। और इस युद्ध में हैदर अली ने बहुत बुरी तरह से अंग्रेजों को परास्त किया। कौन जीता, हैदर अली जीता। किसको परास्त किया, अंग्रेजों को परास्त किया। चीजें समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां पर जब हैदर अली यानी पहली ऐसी शक्ति थी दक्षिण की जिसने अंग्रेजों को हराया था, पहली ऐसी शक्ति थी, यानी इससे पहले दक्षिण में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी। अब हैदर अली जीत जाता है तो एक संधि होती है, यानी एलायंस, यानी संधि करने में तो ये माहिर थे। अब संधि होती है, इस संधि में हैदर अली, अब हैदर अली जीता है ना, तो हैदर अली शर्त रखेगा। हैदर अली शर्त पहली ये रखता है कि हम दोनों ने जो भी प्रदेश विजित किए हैं, अब उन दोनों अपने अपने प्रदेशों को यानी एक दूसरे के प्रदेशों को लौटाने का काम इस संधि से होता है। और इस संधि को नाम इतिहास देता है मद्रास की संधि। सभी चीजें आप नोट करते चलें। मद्रास की संधि ये कब हुई थी, ये हुई थी 1769 में। क्लियर, मद्रास की संधि। अच्छा, इसे याद करना इसीलिए जरूरी नहीं है क्योंकि आप इसे
आंग्ल मैसूर युद्ध में याद कर लेंगे, यानी जिस वर्ष युद्ध खत्म हुआ है उसी समय क्या हुई है, संधि हुई है। इतनी बात क्लियर कर लेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इस संधि में बात एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस करने की, और दूसरी सबसे बड़ी बात थी जो भूमिका यानी जो पृष्ठभूमि बनती है, दूसरी जो शर्त थी हैदर अली की, वही शर्त अंग्रेज मानते नहीं हैं, और जब नहीं मानते हैं तभी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। दूसरी संधि थी, अच्छा देखो हैदर अली मैंने बताया था कि पहले से ही क्या था, चालाक किस्म का व्यक्ति था। इसके जो थे कंसेप्ट पहले से ही क्लियर थे, जैसे आपके सभी के बेस क्लियर होते हैं ना, ऐसे ही इसका क्लियर था मैसूर के राजा हैदर अली का। अब जो मैसूर का राजा था वो उसे समझ में आ गया कि कभी भी निजाम और कभी भी मराठे मुझ पर आक्रमण कर सकते हैं, और मराठे तो शक्तिशाली हैं। तो इसने पहले ही कह दिया, अंग्रेजों से दूसरी शर्त रखी कि अगर इन दोनों में से या कोई भी और शक्ति मेरे पर आक्रमण करती है तो आप क्या काम करेंगे, अपनी सेना को देने का काम करेंगे। और अंग्रेजों ने कह दिया ठीक है साहब, बिल्कुल दे देंगे, इस बात में कोई द्योरा नहीं है, अभी आप हमें छोड़ दीजिए। बोले ठीक है साहब, छोड़ दिए। अब होता क्या है कि अंग्रेज जो मराठे थे वो मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं। किसी भी प्रकार से मैसूर मराठों से तो निपट लेता है। जब मराठे मैसूर पर आक्रमण करते हैं, जब मराठे मैसूर पर आक्रमण करते हैं तो अंग्रेज किसका, मैसूर वाले लोगों का साथ यानी हैदर अली का साथ नहीं देते हैं। अब बंगाल के अंग्रेज तो चाहेंगे ही नहीं आपस में लड़े, अब वो साथ क्यों देने आए, वो साथ नहीं देंगे क्योंकि ये आपस में भिड़वाना चाहते थे अंग्रेज मराठे निजाम और मैसूर को, जिससे अंग्रेजों का रास्ता क्लियर हो सके। ठीक, अब मैसूर का राजा हैदर अली क्या काम करता है कि अब अंग्रेजों पर बोले आ जाओ, अब आ जाओ मैदान में, अब देखता हूं मैं तुम्हें। बोले ठीक है साहब, क्या देखोगे। तो मैसूर का राजा था हैदर अली, और हैदर अली और अंग्रेज, अब देखिए मराठे और निजाम किसकी तरफ हैं, मैसूर की तरफ हैं। किसकी तरफ हैं दूसरे युद्ध में, मैसूर की तरफ हैं। अब हैदर अली और अंग्रेज दोनों डायरेक्ट भिड़ जाते हैं किस में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध। अब क्वेश्चन आता है कि ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1780 से 1784 के बीच में। इतनी बात क्लियर। द्वितीय आंग्ल मैसूर में यहां से एक व्यक्ति को भेजा जाता है कि आप जाइए और जाकर के निजाम या मराठों को बनाइए और उन्हें अपने पक्ष में करिए, अंग्रेजी विरोधी दल से अलग करिए। यानी अंग्रेजी विरोधी दल कौन था, ये तीनों थे अंग्रेजों के विरोधी इस युद्ध में। बोले इनको अलग करिए तभी हमारी जीत संभव है, नहीं तो हम पहले के युद्ध की तरह हार जाएंगे। ठीक, अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था तो एक व्यक्ति आया सर आयरकूट, और सर आयरकूट ने आते ही निजाम को मैसूर के राजा हैदर अली के गुट से अलग करते हुए अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया, सर आयरकूट ने। और एक युद्ध होता है पोर्टो नोवा का युद्ध, अंग्रेज सर आयरकूट और हैदर अली के बीच में। इस युद्ध को हैदर अली हार जाता है। पूछ लेता है कि पोर्टो नोवा का युद्ध जो हुआ था वो कौन से आंग्ल संघर्ष में हुआ था या कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था, तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था। अब देखिए निजाम भी कहां पहुंच गए, अंग्रेजों के साथ पहुंच गए, और पोर्टो नोवा का युद्ध भी कौन जीत गया, अंग्रेज जीत गए। लेकिन हैदर अली पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हैदर अली के अभी हौसले बुलंद हैं। जिस व्यक्ति जो मामूली से सेनापति से राजा बना हो उसके हौसले तो बुलंद होंगे ही ना, उसे ऐसी छोटी छोटी परेशानियां क्या काम परेशान करेंगी। अच्छा, इसके बाद में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा जाता है, युद्ध के दौरान नहीं, नेचुरल मौत, यानी कि उसकी जो होती है नेचुरल डेथ होती है, नेचुरल मौत होती है, यानी ऐसे ही आम लोग मर जाते हैं। तो ये मर जाता है
और उस जमाने में जब सेनाएं लड़ा करती थी तो उसका राजा मर जाया करता था, तो उसकी जो सेना होती थी वो पहले से ही अपना हथियार गिर देती थी, यानी राजा खत्म हुआ नहीं और सेना ने हथियार डाले नहीं। अब इसकी सेना इतना प्रशिक्षण प्राप्त थी, इतना ट्रेंड थी कि इन्होंने 4-5 दिन तक तो पता ही नहीं पड़ने दिया कि हैदर अली की मृत्यु हो चुकी है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब तुरंत नेतृत्व किसने संभाल लिया? हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। ये भी कलाकार था, ये भी अच्छा शासक था। अब इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, लेकिन मैंने बताया था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? 1780 से 1784 तक, यानी 4 साल युद्ध बहुत लंबा खिंच गया। और दोनों ही पक्षधर जो थे, अंग्रेज और टीपू सुल्तान, दोनों ही संधि करने के पक्ष में थे, दोनों ही संधि करने के पक्ष में थे। टीपू सुल्तान भी चाह रहा था कि जल्दी से युद्ध खत्म हो जाए, और अंग्रेज भी। भाई, जब घर में दो भाइयों में आपस लड़ाई हो जाती है, जब ज़्यादा लंबे समय तक लड़ाई चल जाती है, तो दोनों भाई चाहते हैं कि अब अलायंस हो जाना चाहिए, संधि हो जानी चाहिए। अब टीपू सुल्तान ने जो संधि की द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में, वो थी मंगलौर की संधि, यानी मंगलौर की संधि कब हुई? युद्ध समाप्त होने के पश्चात 1784 में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो पार्ट पढ़ेंगे वो पहले तो टीपू सुल्तान का परिचय देखेंगे कि टीपू सुल्तान ने क्या काम किए, उसके बाद में दोनों जो बाद के 2 आंग्ल मैसूर युद्ध बचे हैं उनको क्लियर करेंगे। तो धन्यवाद।